और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत पहली खबर के साथ। अमेठी में राजमहल की लड़ाई अब सड़क पर उतर आई है। संजय सिंह और अमिता सिंह के विरोध में अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। जवाबी पथराव और फायरिंग में एक पुलिस वाले की मौत हो गई। अमिता सिंह और संजय सिंह के अमेठी पैलेस पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने गरिमा सिंह के समर्थकों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पूरे हंगामे के दौरान 18 लोग घायल हो गए। संजय सिंह अपनी पत्नी अमिता सिंह को लेकर लखनऊ से अमेठी आए। प्रदर्शनकारियों ने संजय सिंह और अमिता सिंह को महल में घुसने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद आई पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग भी की गई। तनाव को देखते हुए घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस और आरएफ को तैनात कर दिया गया है। वहीं गांव वालों के हमले में एक पुलिस वाले की मौत होने के बाद पुलिस का तांडव दिखा। पुलिस वालों ने गांव के एक एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की। घर में रखा सामान तितर-बितर कर दिया और घर में मौजूद महिलाओं के साथ जमकर गाली गलौज की। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपनी साथी की मौत से बौखलाए पुलिस वालों ने आपा खो दिया। पुलिस वालों ने घर में मौजूद महिलाओं की भी बेरहमी से पिटाई की। उन्हें घर में जो मिला उस पर लाठियां बरसाई गई। कई बच्चों और लड़कियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। महिलाओं ने बताया कि पुलिस वालों ने उन्हें गालियां दी। पुलिस ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने कई पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए। वहीं डीएम ने कहा कि हमले में सिपाही की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम अखिलेश यादव ने मृतक सिपाही के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। संजय सिंह और अमिता सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दरअसल ये पूरा विवाद करोड़ों की संपत्ति को लेकर है। दोनों गुटों में महल के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई चल रही है। इसी को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लव जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग धर्म की लड़कियों को फंसाकर शादी करने के अलग अलग रेट तय हैं। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपए। साक्षी महाराज ने लव जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग धर्म की लड़कियों को फंसाकर शादी करने के अलग अलग रेट तय हैं। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया। ऐसे उनके रेट फिक्स हैं। अगर जैन की लड़की को फंसाएंगे तो 8 लाख रुपया। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि लव जिहाद के लिए अरब देशों से फंडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहचान बदलकर शादी करने के लिए मुस्लिम लड़कों को भारी रकम दी जाती है। मुस्लिम लड़के अपना नाम बदल करके, रूप बदल करके, हिंदू का परिवेश बना करके हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जहां लव जिहाद से ही अनजान दिखे, वहीं उनकी ही पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि लव जिहाद बड़ी समस्या है जिस पर रोक जरूरी है। और लड़के लड़कियों से होने वाली औलाद उन्हें पढ़ाते लिखाते नहीं, तो होने वाली औलाद को तुरंत ही आतंकवादी बनाने की शिक्षा दे दी जाती है। मानी हमारी तलवार से हमारी गर्दन काटने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हमने इसको बंद करने का आह्वान किया है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मदरसों को लेकर भी विवादित बयान दिया और कहा कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने पूछा कि मदरसों में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता। मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है, आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने साक्षी महाराज के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि साक्षी महाराज पहले मदरसे में दाखिला लें, फिर उन्हें समझ आएगा वहां क्या पढ़ाई होती है। साक्षी महाराज जब समाजवादी पार्टी में थे तब वो मदरसों की बात करते थे, आज मदरसों की मुखालफत कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि कुछ दिन जाके किसी मदरसे में दाखिला लें, पढ़ें और देखें कि वहां पे क्या होता है। ये कहना कि वहां आतंक सिखाया जाता है, इस बयान की मैं निंदा करता हूं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि अवैध कसाईखानों की कमाई से आतंकवादियों को पैसे जा रहे हैं और इसी पैसे से बम बनाकर ब्लास्ट किए जाते हैं। जो भी जानवर इलीगल स्लॉटर के लिए जा रहा है, वो जो पैसा कमाया जा रहा है, इट इज गोइंग इनटू टेररिज्म, इट इज गोइंग इनटू द बॉम्ब्स दैट फॉल ऑन अस
It is going into killing us alone. आज जम्मू कश्मीर में बारिश ने सेना के ऑपरेशन कई घंटे तक ब्रेक लगा दिया। सुबह से हुई बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए। जो लोग जहां फंसे थे उन्हें नहीं निकाला जा सका। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक करीब 1.5 लाख लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि अभी भी इससे ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। श्रीनगर में बाढ़ से हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। रेडियो कॉलोनी इलाके में अभी भी कई फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। दर्जनों गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। श्रीनगर के राजबाग इलाके में भी सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। यहां पर बाढ़ से दर्जनों मकान जमींदोज हो गए हैं। कई मकानों के धराशायी होने का खतरा बना हुआ है। बाढ़ के पानी से मकानों की नींव कमजोर हो रही है। श्रीनगर में सैकड़ों बेघर लोग सड़क पर आ गए हैं। राजभवन के सामने सड़क के किनारे लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है और ये लोग सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें इन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाएंगी। श्रीनगर के कई इलाकों में अभी भी हजारों लोग बाढ़ के बीच घरों में फंसे हुए हैं। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जवान घरों में फंसे लोगों को पानी और खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। घरों के बाहर 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। श्रीनगर में बाढ़ के बीच घरों में फंसे कई लोगों को सेना के जवानों ने खिड़कियों से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। इनका आधा घर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। घर के अंदर ये लोग दहशत में दिन गुजार रहे थे। श्रीनगर के एक इलाके में कुछ लड़कियां और लोग बाढ़ से घिरे घर में भूख से बेहाल हैं, जिन पर अचानक रेस्क्यू टीम की नजर पड़ी। जवानों ने सीढ़ी लगाकर इन लोगों तक पानी और खाने पीने का सामान पहुंचाया। बाढ़ ने जम्मू बॉर्डर पर तैनात जवानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीमा की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से तैनात ये जवान दिन रात इलाके पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कुछ दिन पहले कई बीएसएफ चौकियों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। सीमा पर तारबंदी टूटने से बीएसएफ जवानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। जवानों को बाढ़ के पानी और दलदल के बीच गश्त लगानी पड़ रही है। दुश्मन हालात का फायदा न उठाएं, इसके लिए जवानों ने गश्त बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में फंसे केरल के कई पर्यटक सुरक्षित लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सैलानियों ने खुशी का इजहार किया। कश्मीर में आई त्रासदी से बचकर कई लोग घर लौट रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर से 3 परिवार सुरक्षित घर लौटे। यूपी के जौनपुर के 10 लड़के श्रीनगर से सकुशल लौटे हैं। वहीं उदयपुर के इंजीनियरिंग की छात्रा भी सुरक्षित लौट आई है। दिल्ली बीजेपी ने राहत सामग्री से भरे ट्रक जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किए। इन ट्रकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयां हैं। दिल्ली से ट्रक रवाना करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली में जेएमआई स्टूडेंट यूनियन ने राहत कैंप लगाकर लोगों से दवाइयां, कंबल, गर्म कपड़े दान देने की अपील की। जामा मस्जिद के बाहर 3 दिन तक ये कैंप लगेगा। दवाई के चलते जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को करीब 5,500 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बारिश और बाढ़ की त्रासदी को लेकर कश्मीर में हजारों करोड़ के इस नुकसान का आकलन एसोचैम ने किया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए स्टूडेंट यूनियन के चुनावों में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन आइसा ने जीत का परचम लहराया है। आइसा के उम्मीदवारों ने 4 सीटें जीतकर लगातार दूसरे दिन क्लीन स्वीप किया। जेएनयू में अध्यक्ष पद पर आइसा के आशुतोष कुमार ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अनंत प्रकाश ने बाजी मारी। वहीं सचिव के पद पर चिंटू कुमारी ने जीत हासिल की है, जबकि संयुक्त सचिव के पद पर शफाकत हुसैन विजयी रहे। अध्यक्ष पद पर आइसा के उम्मीदवार आशुतोष कुमार को 1386 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एबीवीपी के उम्मीदवार को 944 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर आइसा के उम्मीदवार अनंत प्रकाश को 1366 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे एबीवीपी के उम्मीदवार को 756 वोट मिले। सचिव पद पर आइसा की चिंटू कुमारी को 1605, जबकि दूसरे नंबर पर एबीवीपी के उम्मीदवार को 791 वोट मिले। संयुक्त सचिव पद पर आइसा के उम्मीदवार शफाकत हुसैन को 1209 वोट हासिल हुए, जबकि दूसरे नंबर पर रहे एआईएसएफ के उम्मीदवार को महज 900 ही वोट मिल सके। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के 25 साल के गठबंधन पर तलवार लटकने लगी है। सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में गतिरोध बरकरार है। आलम यह है कि बीजेपी के साथ सीटों पर तालमेल के लिए होने वाली आज की बैठक शिवसेना ने रद्द कर दी है। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच रही है और ऐसे में बीजेपी से गठबंधन टूटने का अंदेशा जताया जाने लगा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी को ज्यादा सीटों का लालच छोड़ना होगा। बीजेपी शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर भी तकरार है। उद्धव ठाकरे ने पहले ही खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है और पार्टी भी कह रही है कि सीएम तो शिवसेना का ही होगा और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। और हम चाहते हैं कि
उद्धव ठाकरे साहब भी मुख्यमंत्री पद के हमारे नेता है। शिवसेना सीएम पद का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा है कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आएंगी उसका ही मुख्यमंत्री होगा। जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका सीएम बनेगा। 95 में शिवसेना की सीटें ज्यादा हुई, उनका सीएम बना। 2009 में हमारी सीटें ज्यादा आई, हमारा नेता प्रतिपक्ष बना। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा गया। संपादक संजय राउत ने लिखा है कि मोदी की लोकप्रियता फेल हो गई है। यह भी लिखा गया है कि महाराष्ट्र में मोदी की कोई लहर नहीं चलने वाली। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों को लेकर गतिरोध जारी है। आखिरी फैसला एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ होने वाली बैठक में हो सकता है। ये बैठक सोमवार को होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। 1 महीने का ही समय बचा है, लेकिन सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में सहमति नहीं बन पाई है। एनसीपी आधी सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 144 सीटों पर एनसीपी दावा कर रही है। पहले खबर थी कि कांग्रेस 124 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बात नहीं बन पाई। 2009 में कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार से दरकिनार कर दिए गए मनमोहन सिंह को महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ आज से आधिकारिक तौर पर गोरखनाथ मठ के महंत बन गए हैं। भव्य कार्यक्रम में आज उनका राज तिलक हुआ। नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार तिलक की प्रक्रिया हुई और उन्हें जनेऊ भी भेंट किया गया। गोरखनाथ मठ के महंत रहे अवैधनाथ के निधन के बाद ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई। शुक्रवार को अवैधनाथ का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी का पीठाधीश्वर पद के लिए अभिषेक किया गया। महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ के तिलक के मौके पर बड़ी संख्या में संत महंत और धर्माचार्य भी मौजूद रहे। नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च संस्था के उपाध्यक्ष महामंत्री के साथ साथ तमाम पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। योगी आदित्यनाथ के अभिषेक के बाद महंत अवैधनाथ को समाधि दी गई। गोरखनाथ पीठ में महंत दिग्विजय नाथ की समाधि स्थल के बगल में अवैधनाथ का समाधि स्थल बनाया गया। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उन्हें समाधि दी गई। गोरखनाथ पीठ के महंत रहे अवैधनाथ के समाधि कार्यक्रम में कई साधु संत शरीक हुए। साथ ही इस मौके पर भक्तों और स्थानीय लोगों में भारी संख्या में पहुंचे। इसी शुक्रवार को अवैधनाथ का निधन हो गया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग गुरु बाबा रामदेव की तुलना भगवान राम, परशुराम और कृष्ण तक से कर दी। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में उन्होंने बाबा रामदेव की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने तारीफ की तो बाबा रामदेव ने भी बीजेपी अध्यक्ष की शान में कसीदे पढ़े। बाबा रामदेव ने कहा कि शाह बोलने वालों में नहीं बल्कि करने वाले नेताओं में से हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का क्रेडिट बाबा रामदेव को दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और संतों ने बीजेपी की काफी मदद की है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ में सेवा सदन का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह बाबा रामदेव के साथ यज्ञ हवन में शरीक भी हुए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हिंदी दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में वाजपेयी की तरह हिंदी में भाषण देंगे। राजनाथ ने लोगों से राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग को बढ़ावा देने की भी अपील की। हिंदी दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए कामकाज में हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के आदेश को पालन नहीं करने के चलते 4 हफ्ते में इनसे जवाब मांगा गया है। दरअसल सूचना आयोग ने राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी को पब्लिक अथॉरिटी माना था और कहा था कि ये पार्टियां आरटीआई के दायरे में आती हैं, लेकिन इन दलों ने सूचना आयोग के निर्देश का पालन नहीं किया। आरएलडी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने दिल्ली में अपना बंगला खाली कर दिया है। कल सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी ने बंगले का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया था। यूपी के संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद सत्यपाल सैनी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराया। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि सांसद अपने इलाके में बिल्कुल वक्त नहीं बिताते। यूपी के बिजनौर में एक घर में हुए ब्लास्ट में आतंकी संगठन सिमी का हाथ सामने आया है।
पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है जिसमें आतंकी दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में घायल आतंकियों को ले जाने की तस्वीरें भी कैद हैं। आतंकियों की खोजबीन के लिए पुलिस ने इस इलाके में अभियान चला रखा है। आतंकवादियों की तस्वीर के साथ पुलिस ने 48 सर्च टीमें लगा रखी हैं। दिल्ली में नशे में धुत एक ड्राइवर के कहर से पुलिस वाले बाल बाल बचे। प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 के सामने तेज रफ्तार बेकाबू कार बैरिकेड को तोड़ती हुई आगे निकल गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बैरिकेड को 50 मीटर तक घसीटते ले गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 4 मंजिला घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 5 लोग झुलस गए। हादसे में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ते हैं। अजमेर में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कमेटी की सदस्य किरण शेखावत ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर जमकर हंगामा किया। यूपी के संभल में चाचा भतीजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भमोरी पट्टी गांव में दोनों लोग ट्यूबवेल के पास सो रहे थे, तभी पूर्व प्रधान और उसके भतीजे को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। पूर्व प्रधान और उसके भतीजे की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंबई से सटे थाने के भिवंडी में 4 लोगों ने मिलकर एक व्यापारी की हत्या करके लाश नदी में फेंक दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। यूपी के गोंडा में पावर प्लांट के इंजीनियर की पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उज्जैन में एक पुलिसकर्मी पर एक बदमाश ने चाकू से हमला बोल दिया। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सांप के काटने के बाद एक महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद एक बाबा ने उसे जिंदा करने का दावा करते हुए 11 मुर्गों की बलि देकर कई घंटे तक झाड़ फूंक की। बिहार के दरभंगा में एक नामी डॉक्टर पर महिला की किडनी निकालकर बेचने का आरोप है। बिहार के नालंदा में ही एक युवक ने अपनी प्रेमिका के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इलाहाबाद के डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में आग लगने से पीएनबी बैंक की शाखा में करोड़ों की नकदी खाक हो गई। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी के बीच शराब और वोट का खुला खेल शुरू हो गया है। बिहार के दरभंगा में प्रसाद खाने से बीमार हुए एक युवक की मौत हो गई। यूपी के सुल्तानपुर में मिड डे मील में गड़बड़ी को लेकर सैकड़ों गांव वालों ने 4 घंटे तक हाईवे जाम करके हंगामा किया। गाजियाबाद में पुलिस ने मुरादाबाद से लाए जा रहे दर्जनों खरगोश, कबूतर, जलमुर्गी, बतख बरामद कर लिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। यूपी के सरधना से विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम ने राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर में मत्था टेका। भारतीय गौ क्रांति मंच ने चंडीगढ़ में जन जागरण रैली निकालकर सभा का आयोजन किया।